हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए इतिहास में गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, चूंकि आपका एचयू का सिलेबस चेंज हुआ है तो ये नए सिलेबस पर आधारित नोट्स है। इसमें आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर एचईओ के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं 10 और इस प्रैक्टिस सेट के साथ फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। अब बात की जाए यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्लासेस की, तो ये आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे मंडे टू सैटरडे ये आपकी क्लास चलती है। और इसमें अगर हम बात करें अभी तक जितने, चूंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका एक फ़ोल्डर बना दिया गया है एचईओ के नाम से, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। उस फ़ोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको एक जगह देखने को मिल जाएँगी, तो वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। लास्ट हम लोगों ने जो इससे पहले गुप्त वंश से पहले देखा है, वो बौद्ध और जैन धर्म को कंप्लीट किया है। सब्जेक्ट्स की भी कुछ क्लासेस आपकी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को कंप्लीट किया है वहाँ पर। ये सभी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर में देखने को मिलेगा। एचईओ का फ़ोल्डर है, आप उसे ओपन करेंगे, सारी क्लासेस आपको एक जगह देखने को मिल जाएँगी। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मिलान करना है। यहाँ पर दर्शन दिया गया है और एक तरफ दिया गया है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर? न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो ये तार्किक चिंतन पर आधारित है। यहाँ पर न्याय दर्शन ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर ए का फोर्थ हो जाएगा। वहीं पर अगर हम मीमांसा दर्शन की बात करते हैं, है ना? मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो ये वैदिक अनुष्ठान करने से संबंधित है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के यहाँ पर जो तरीके बताए गए हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। सांख्य दर्शन की बात करें तो वास्तविक ज्ञान का अभिज्ञान, है ना? वास्तविक ज्ञान का अभियान है। यहाँ पर सी का विकल्प ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट है वेदांत दर्शन। इसमें क्या बताया गया है? आत्मज्ञान को बताया गया है। ये मोक्ष प्राप्त करने का तरीका वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को बताया गया है। तो न्याय दर्शन में आप क्या देख रहे हैं? तार्किक चिंतन को बताया गया। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करने को बताया गया है। सांख्य दर्शन में बताया गया है वास्तविक ज्ञान का विज्ञान, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान को बताया गया है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका विकल्प बी होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। यहाँ पर दिया गया है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, कर्म का जो सिद्धांत है मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा दर्शन से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। मीमांसा दर्शन, ठीक है। मीमांसा दर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, मीमांसा दर्शन की अगर हम बात करें तो मीमांसा दर्शन से पूर्व, ठीक है, मीमांसा दर्शन की अगर हम बात करें तो इसे पूर्व में, है ना, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता था या कहा जाता था? तो याद रखेंगे आप इसे, मीमांसा दर्शन को पूर्व दर्शन, ठीक है, पूर्व दर्शन, या हम कह सकते हैं कर्म मीमांसा। ठीक है, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, या फिर धर्म मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धर्म मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मीमांसा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर, उदयन यहाँ पर दिया गया है। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन है? नव न्याय संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर उद्यन होगा और गंगेश, ये दोनों ही होगा, उद्यन और गंगेश दोनों ही होगा। ठीक है, दोनों ही होगा, ये आप याद रखेंगे। कई लोग उद्यन को भी मानते हैं और जो गंगेश है ना, कुछ विचारक गंगेश को भी मानते हैं। कारण ये है कि उन्होंने नव न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, है ना। गंगेश ने नव न्याय संप्रदाय जो नव न्याय जो संग्रह है ना, दर्शन जो था उसको कलेक्ट किया था, संग्रहित किया था, इस वजह से इनको इस संस्थापक माना जाता है गंगेश को। तो दोनों ही विकल्प आप ध्यान रखें, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है आप टिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखना है, सही बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ठीक है, फिर शक संवत सन 78 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, और फिर उसके बाद आपका जो गुप्त काल सन है 319 से प्रारंभ हुआ, और फिर भारत में मुसलमान शासन का युग जो होता है वो आपका 1192, है ना। यहाँ पर जो होगा राइट आंसर ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा। भारत में मुस्लिम शासन का जो प्रारंभ होता है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय के साथ माना जाता है ना। 1192 में जब हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती यहाँ पर दिया गया है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान पूछा जा रहा है। चंद्रवंशीय या फिर सोमवंशीय दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मूल स्थान है वो क्या है, प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर है, सी आपका यहाँ पर सही होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्षश्रेण, कल्हड़, कालिदास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हर्ष के समय की जो सूचनाएं हैं वह इनमें से किसकी पुस्तकों में निहित है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कल्हड़ हो जाएगा, है ना। कल्हड़ की पुस्तक। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजतंगड़नी की, है ना, इनकी कल्हड़ की पुस्तक है, ये आप याद रखें। ये डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, ये इस तरह से बुक्स पूछी जाती हैं, है ना। चलिए आगे चलते देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर यहाँ पर है। हर्ष की राजधानी हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन की यहाँ पर बात हो रही है। उनकी राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर कन्नौज होगा। कन्नौज ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। अब यहाँ पर दिया गया है कौन सा किया है ये बताना है। कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में या फिर वल्लभी तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कन्नौज और प्रयाग होगा। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग होगा। महायान बौद्ध धर्म, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म है उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धार्मिक आचार्यों, है ना, और बोला जाता है कि 20 देशों के राजाओं की एक विशाल सभा बुलाई थी जिसकी अध्यक्षता हिनसांग चीनी यात्री है उसने की थी। तो कन्नौज और प्रयाग ये दोनों ही होगा यहाँ पर
राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय है, विक्रमादित्य द्वितीय है, पुलिकेशन प्रथम है, या फिर पुलिकेशन द्वितीय हो जाएगा? हर्षवर्धन को इनमें से किसने हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलिकेशन द्वितीय ने, जिसका वर्णन हिंसांग के यात्रा वृतांत में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पर सही होगा। अब हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर दिया गया है। तो किसके शासनकाल में हिंसांग आया था भारत? किसके शासनकाल में आया था? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के समय आया था, उनके शासनकाल में आया था। और क्यों आया था? उसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखें, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए और उनके बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, कब आया था? 629 ईसा ईस्वी में, है ना, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो हिंसांग है, उन्होंने भारत में जब यात्रा की, जिसका वर्णन इन्होंने अपने किस ग्रंथ में किया था? तो याद रखेंगे, सी यू की इनका ग्रंथ है हिंसांग का, जिसमें उन्होंने भारत के यतांत का वर्णन, भारत की यात्रा का वर्णन किया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथ कई बार पूछा जाता है, कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, इस तरह से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में हिंसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग है, तुंग कुआन है, कुयेन वू है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, चीनी यात्री हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला है, मगध है, नालंदा यहाँ पर दिया गया है। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। कब किया था? 337 ईस्वी में, है ना। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन डी होगा। प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? किस नाम से करते हैं चीनी लेखक भारत का उल्लेख? यिनथू, ठीक है, यिनथू या फिर थियानतू, थियान तू के नाम से करते हैं। तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, सही बताना है आपको यहाँ, है ना। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग, आबूस इद, अलमसुदी तथा अलब्रूनी ने किया है। दूसरा कह रहा है, सांबरपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, बताना है कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। दूसरा कह रहा है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। तीसरा कह रहा है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। और चौथा कह रहा है ऑप्शन डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो कौन सा सही नहीं है शंकराचार्य के बारे में, ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सारे इनके सही हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। और जो 4 मठ की स्थापना की थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो जोशी मठ है, इंपॉर्टेंट है, जोशी मठ हो जाएगा आपका, द्वारका मठ है, ठीक है, द्वारका हो जाएगा आपका, पुरी हो जाएगा और श्रृंगेरी हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जो 4 मठ हैं वो यहाँ पर स्थापित किए थे शंकराचार्य ने। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। यहाँ पर एक तरह हम कह सकते हैं शासक दिए गए हैं और उनसे संबंधित उपाधि यहाँ पर दी गई है। तो क्या हो जाएगा, कुषाण को कौन सी, कुषाण की जो उपाधि है वो क्या रही है, कौन सी उन्होंने धारण की है, देवपुत्र की, ठीक है। कुषाण उपाधि देवपुत्र की धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की थी, यहाँ पर बी का थर्ड होगा। हर्षवर्धन की बात की जाए तो इनका हो जाएगा सकलोत्तर पथनाथ हो जाएगा, और समुद्रगुप्त का कविराज की उपाधि, है ना। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए वही फिर वही है, उपाधि से रिलेटेड ही है प्रश्न। चलिए देख के बताएं। ये वही रिपीट हुआ है ना, सेम है। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा देखिए सही सुमेलित नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र प्रयाग प्रशस्ति के जो हरिश्चंद्र थे वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, ठीक है। और अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, बाणभट्ट था। तो बाकी सारे आपके यहाँ पर आप के जो विकल्प है ये सही है, आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर दरबारी कवि दिए गए हैं और एक तरफ राजा दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, राजा, है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, है ना, इनके दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो थे। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम विकल्प बी देख रहे हैं कालिदास, तो ये चंद्रगुप्त के हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और फिर अगर हम हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा, और बाणभट्ट बचते हैं तो ये यहाँ पर हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था, तो कौन संबंधित था, शपणंक, ठीक है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा है उसे हम क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं, दिनार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बी आपका दिनार यहाँ पर राइट है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया, क्या कहा गया था गुप्त काल में रजत मुद्राओं को, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, रजत मुद्राओं को क्या कहते थे, रूपक, ठीक है। रूपक यहाँ पर
सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? जो स्वर्ण मुद्राएं थी, ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक है, रजत मुद्राओं यानी कि अगर हम बात करें चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच है, समुद्रगुप्त है, श्रीगुप्त यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक पूछा जा रहा है, कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त यहाँ पर है। रजत सिक्के, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन है? और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है गुप्त काल में। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किस में से प्राप्त होता है? एरन से, जूनागढ़, मंदसौर, सांची यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका एरन होगा। ठीक है, एरन अभिलेख से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध यहाँ पर है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को, ठीक है, गुप्त काल को। तो यहाँ पर आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।